सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके साथ प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल बोले तो पत्थरों का काल। इन पत्थरों के काल की चर्चा करें इसके पहले हम इस बिंदु पर चर्चा करें कि इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। इतिहास के बारे में हम जानते हैं जो बीती घटनाएं होती हैं, जो बीती घटनाएं हैं उनको क्रमिक रूप से जो हम अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास के कुल कितने भाग हैं? इतिहास को कुल कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो अगर इसको देखें हम तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता उस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम जिस सभ्यता की बात करते हैं पाषाण कालीन सभ्यता की। प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखित सामग्री तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जिसको पढ़ा नहीं जा सका है उस काल को कहा जाता है कौन सा काल? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सैंधव सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता को मानते हैं। हाल फिलहाल आपने ये सुना होगा कि जो भारत सरकार ने घोषणा की है उसके तहत ये बताया गया है आम जनता को कि सैंधव सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया गया है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक रिपोर्ट इसके पक्ष में नहीं आई है। तो हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किस काल का उदाहरण दे सकते हैं? तो सैंधव सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, यानी उस काल में जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद नंबर आता है ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें जो लिखित सामग्री उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी गया है, यानी जो साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उसमें लिखित साक्ष्य आते हैं और लिखित साक्ष्य हैं यानी ऐतिहासिक साक्ष्यों के अंतर्गत जो लिखित साक्ष्य हैं उनको पढ़ा गया है यानी उनको समझा गया है। तो इस काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो वैदिक सभ्यता है, कैसी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से आज तक के काल को ऐतिहासिक काल की श्रेणी में हम रखते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सैंधव सभ्यता को रखते हैं और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल से लेकर के आज तक जो घटनाएं घटी हैं उनको हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमने बताया कि इसमें पाषाण काल आता है। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आज हम इसमें जो चर्चा करने वाले हैं पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल की चर्चा करेंगे। अगर पूरा पाषाण काल को देखें तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, यानी पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। यानी जो पूरा पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एवं उच्च पूरा पाषाण काल। अगर हम देखें पूर्व पूरा पाषाण काल को, इसको सल्क संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति के नाम से, सल्क संस्कृति के नाम से। इसका जो समय है, जो माना गया है समय, 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक, यानी 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो पूर्व पूरा पाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है। पूर्व पूरा पाषाण काल के बाद
नंबर आता है मध्य पूरा पाषाण काल का। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने बताया कि पूर्व पूरा पाषाण काल को शल्क संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल के बाद नंबर आता है उच्च पूरा पाषाण काल का। उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत की जो संस्कृति है उस संस्कृति को कहा जाता है शल्क फलक संस्कृति। यहां आप देखेंगे शल्क संस्कृति है, यहां फलक संस्कृति है, और इसको कहा गया शल्क फलक संस्कृति, यानी इन दोनों को मिला करके जो संस्कृति बनी शल्क फलक संस्कृति कहलाई। किस काल को? उच्च पुरा पाषाण काल को। उच्च पुरा पाषाण काल का जो समय अनुमानित माना जाता है वो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक, यानी 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो उच्च पुरा पाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें यहां तक की जो स्थिति है इसके आधार पर इसको आप समझें कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा जाता है, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल से आज तक की घटनाओं को रखा जाता है। अगर हम देखें प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पाषाण काल रखा जाता है, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब अगर देखें पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। हम इस प्रकार देखते हैं ऐतिहासिक जो कालक्रम है, जो क्रमबद्धता है, ये ऐसा है। अब अगर हम देखें पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। पूरा पाषाण काल की एक खासियत है, जो विशेषता है, वो है आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। यानी इस काल का जो मानव था वो कैसा था? आखेटक था। आखेटक क्या होता है? आखेटक उसको कहते हैं जिसकी दिनचर्या ही होती है दिन भर शिकार करना, शिकार करना और शिकार को खाना, यानी उससे खेती से कोई मतलब नहीं है, ना तो कहीं अस्थायी रूप से रहता है। वह ऐसे कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ों की छांव में रहता था। किस काल का मानो? पूरा पाषाण काल का मानो। यानी वह आखेटक था, वह शिकार करता था। और कैसा था? खाद्य संग्राहक था, यानी जो इकट्ठा करता था, जो मानो जब वो शिकार करता था, शिकार करते समय जैसे कोई मांस, कच्चा मांस ही खा जाता था, और वह मांस इकट्ठा करके रखता था अपनी कंदराओं गुफाओं में जहां रहता था। जब मौसम के हिसाब से वो रहता था तो कहीं भी रह लेता था, तो वहीं पर वह अपना भोजन इकट्ठा कर लेता था। यानी अगर आप देखें तो वह भोजन का उत्पादन नहीं कर रहा था, यानी वह कृषि कार्य में संलग्न नहीं था, वह आखेटक था और संग्राहक था। तो उसका जो जीवन है, पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन जो है वो अनियमित है। वह इधर उधर भटकता था और जंगली जानवरों का शिकार करता था, कंदमूल जो फल होते थे उनको खाता था और किसी तरह अपना जीवन यापन करता था। किस काल का मानो? पूरा पाषाण काल का मानो। अगर इसका उद्भव देखें, अगर मानव का उद्भव देखें तो मानव का उद्भव होता है अति नूतन प्लीस्टोसीन युग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप ध्यान देंगे कि जो मानव का उद्भव होता है अति नूतन प्लीस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में होता है। सर्वप्रथम अगर भारत में देखें, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। यानी आपको मालूम है कि उस समय हमारा भारत ब्रिटिश देश का, यानी ब्रिटेन देश का उपनिवेश था। यहाँ पर ब्रिटिश अपना राज करते थे, तो उन्हीं के अंतर्गत ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे यहाँ कार्य कर रहे थे, जो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। तो यहाँ पर उन्होंने पहला अनुसंधान किया, यानी इनके नेतृत्व में भारत में 1863 में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान किया गया।
यहां से जो प्रश्न आता है इनके बारे में पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान किसके नेतृत्व में किया गया? तो वो थी रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये तो आप देखिए पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो सामान्य परिचय है उसकी हमने बात की। अब हमने बताया कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है उनको हम क्रमबद्ध रूप से आपके साथ देखेंगे और समझेंगे कि ये तीनों जो काल हैं पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ आपको स्मरण दिला दें, जो पाषाण काल का विभाजन किया गया है वो पत्थरों की उपयोग के आधार पर किया गया है। यानी आपको मालूम है कि उस समय जो शिकारी मानव था, पाषाण काल का जो शिकारी मानव था, वो पत्थरों को ही अपना औजार बनाया करता था। तो पत्थरों का जो वह उपयोग करता था, औजार के रूप में उपयोग करता था, उसकी बनावट के आधार पे पाषाण काल का विभाजन किया गया। और पाषाण काल का जो विभाजन किया गया तो पूर्व पूर्व पाषाण काल यानी पुरा पाषाण काल, जो पुरा पाषाण काल था उसको भी उपकरणों के उपयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। इसके आधार पे उपकरणों के उपयोग के आधार पे हम देखेंगे कि किस प्रकार उसमें उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। तो निम्न पुरा पाषाण काल में जो पत्थरों का उपयोग किया गया, जो उपकरण उपयोग में लाए गए, वो क्वार्टजाइट पत्थर थे। किस प्रकार के पत्थर थे? क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग उपकरण के रूप में किया गया। किस काल में किया गया? निम्न पुरा पाषाण काल में। जो इस काल के उपकरण थे वो कौन कौन थे? उन उपकरणों में चॉपर, चॉपिंग यानी पेबुल संस्कृति। कैसी संस्कृति? पेबुल संस्कृति। यानी जो इसके उपकरण थी चॉपर और चॉपिंग थी। क्या थे? चॉपर और चॉपिंग। यानी ये पेबुल संस्कृति के अंतर्गत माने जाते हैं। और ये जो संस्कृति थी, पेबुल संस्कृति थी, यानी पूरा पाषाण काल के जो अवशेष प्राप्त होते हैं, कहां से प्राप्त होते हैं? पंजाब की सोहन नदी घाटी में। कहां? पंजाब की सोहन नदी घाटी में, जो आधुनिक पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो पंजाब है, पंजाब में सोहन नदी घाटी से प्राप्त होता है इसके अवशेष। इसके अवशेष निम्न पूरा पाषाण काल के। आपको मालूम है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा भारत में आया। तो भारत का जो पंजाब है और पाकिस्तान का पंजाब है बगल बगल ही है। तो उस पंजाब में जो सोहन नदी घाटी है वहां से ये संस्कृति प्राप्त हुई। तो इसीलिए इसका नाम सोहन संस्कृति भी रखा गया। कौन सी संस्कृति? सोहन संस्कृति। जैसा कि आप जानते हैं मानव की जो सभ्यताएं हैं, जो मानव सभ्यता है वो नदी घाटियों में ही विकसित हुई है। ज्यादातर जितनी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों में ही विकसित हुई है। कुछ एक दो उदाहरण को अगर छोड़ दिया जाए तो नदी घाटियों के अंतर्गत ही सभ्यताएं विकसित हुई। इसके पीछे कारण ये रहा कि नदी के किनारे, जिसे मानो पाषाण काल की अगर बात करें तो नदी के किनारे जंगली जानवर भी आते थे पानी पीने के लिए और मनुष्य को भी पानी की जरूरत थी। मानो जब जंगली जानवरों का पीछा करते करते नदियों के किनारे पहुंचता था तो वहां पर उसको शिकार करने में भी आसानी होती थी। वहीं वह घात लगाकर बैठ जाता था और जंगली जानवर आते थे तो उनका वह शिकार भी कर लेता था और वहां अपने उपयोग के लिए उसको जल भी प्राप्त हो जाता था। तो इस प्रकार जो इसकी सभ्यता का विकास उत्तरोत्तर होता रहा वो नदी घाटियों की सभ्यताओं के अंतर्गत ही था। यानी नदियों की जो घाटियां थी उसी में उसका विकास होता है। निम्न पूरा पाषाण काल पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त होता है, इसलिए इसको सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। औजारों का जो उपयोग करता था उस काल का जो मानव था, जो उपयोग करता था औजारों का, उसको होमो इरेक्टस कहा गया। क्या कहा गया? होमो इरेक्टस। यहां से भी प्रश्न आता है कि होमो इरेक्टस कौन था, यानी होमो इरेक्टस कौन था? तो होमो इरेक्टस जो निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव था, जो औजारों का उपयोग करता था, उसे होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। अगर हम आग की बात करें तो सर्वप्रथम आग का प्रयोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल में ही सर्वप्रथम आग का आविष्कार होता है। आग का आविष्कार जब होता है तो मानव विकास में जबरदस्त क्रांति आती है, क्योंकि अब तक जो मानव कच्चा मांस खाता था, कैसा कच्चा मांस खाता था, क्योंकि उसको आग के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त थी। जब वह आग
का आविष्कार कर लेता है तो उसको अब कच्चे मांस को पकाने में भी धीरे धीरे जानकारी प्राप्त होने लगी। यानी अब कच्चा मांस के अलावा, अब कच्चे मांस के अलावा वह पके हुए मांस भी खाने लगता है। इसके कारण, अग्नि के कारण। तो जो आग का प्रयोग होता है सर्वप्रथम कहाँ होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप समझे। चाउ जू कोजियन गुफा, कहाँ? चाउ जू कोजियन गुफा, ये चीन में है। कहाँ है? चीन में। जो प्रमाण मिलते हैं सर्वप्रथम धरती पर अग्नि का जो प्रयोग होता है उसके जो प्रमाण मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? चाउ जू कोजियन गुफा, ये कहाँ पर है? चीन में है। यहां से हमको सर्वप्रथम आग के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो आग का प्रयोग किया गया, कहाँ किया गया? चाउ जू कोजियन गुफा यानी चीन में। पल्लवरम मद्रास के जो निकट है, यहां से हैंड एक्स की प्राप्ति होती है। यानी हाथ की जो कुल्हाड़ी है, हाथ की जो कुल्हाड़ी है वो कहां से प्राप्त होती है? पल्लवरम, यानी मद्रास के जो पास स्थान है पल्लवरम, वहां से प्राप्त होती है। और उसको प्राप्त करने में किसकी भूमिका होती है? रॉबर्ट ब्रूस फूट की, यानी इन्हीं की होती है। जो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट, उन्हीं के नेतृत्व में वहां खुदाई चल रही थी पल्लवरम में, वहां पर हैंड एक्स की प्राप्ति होती है। यानी हाथ की जो कुल्हाड़ी है वो प्राप्त होती है कहां से? पल्लवरम से। कहां से? पल्लवरम। यहां से प्रश्न आता है कि हाथ की कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स की प्राप्ति कहां से होती है? तो इसका उत्तर है पल्लवरम, यानी जो मद्रास के पास यह स्थान है। मद्रास बोले तो आज के समय का चेन्नई, चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। तो इसी के निकट पल्लवरम नामक स्थान है, वहां से हैंड एक्स की प्राप्ति होती है। और प्राप्त कराने वाले या प्राप्त करने वाले थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, यानी ब्रिटिश भूगर्भविद। और इस संस्कृति से संबंधित और अवशेष कहाँ मिले हैं? बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी जो मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का जो बहुचर्चित जनपद है मिर्जापुर, मिर्जापुर का नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे कि मिर्जापुर किस प्रकार का मिर्जापुर है। तो बेलन नदी घाटी जो मिर्जापुर में है, वहां से औजारों की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? औजारों की। यानी निम्न पुरापाषाण काल के जो औजार प्राप्त होते हैं भारत में, वह बेलन नदी घाटी यानी मिर्जापुर से भी प्राप्त होते हैं। इसके पहले मैंने बताया पल्लवरम से हैंड एक्स की प्राप्ति हो चुकी है। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका जो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है मध्य प्रदेश का, भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों में औजारों की प्राप्ति होती है। यानी इस काल के जो औजार हैं भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों में भी पाए गए। भीमबेटका जो भारत का बहुत ही प्राचीन शैलाश्रय है, गुफा है। यहां से भी प्रश्न आते हैं कि सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो कौन सी है? भीमबेटका की गुफाएं। यहाँ भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, गुफाओं के अंदर चित्रकारी की गई है। जो चित्रकारी की गई है इसीलिए भीमबेटका की गुफाएं अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो हथनौरा, हथनौरा होशंगाबाद, होशंगाबाद बोले तो ये भी मध्य प्रदेश में है। वहाँ एक स्थान है हथनौरा। हथनौरा मध्य नर्मदा घाटी, आप जानते हैं कि नर्मदा नदी जो जाके अरब सागर में गिरती है, तो ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो घाटी है मध्य नर्मदा घाटी, उसी में मानव खोपड़ी की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? मानव खोपड़ी की प्राप्ति होती है। कहाँ से? हथनौरा से। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी भारत में किस स्थान से प्राप्त होती है? तो वह स्थान है हथनौरा। यानी हथनौरा बोले तो होशंगाबाद के जो निकट स्थान है हथनौरा, वहां से सर्वप्रथम मानव खोपड़ी प्राप्त होती है। ये भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है, भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है जो हथनौरा से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखें पुरापाषाण काल के अंतर्गत हम निम्न पुरापाषाण काल यानी पूर्व पुरापाषाण काल की चर्चा कर चुके हैं। अब आगे चर्चा करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत हमने जैसे बताया कि जो पत्थरों के औजार होते थे उन औजारों की में जो भिन्नता होती थी उसी के आधार पे कालों का विभाजन किया गया है। तो मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार होते थे पत्थरों के, वो क्वार्टजाइट के स्थान पे अब प्रयोग किए जाने लगे, जैस्पर, चर्ट
और फ्लेंट। ध्यान देंगे, अब क्वार्टजाइट पत्थर, क्योंकि क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग कहाँ किया गया था? पूरा पाषाण काल में किया गया था। अब उसके स्थान पे किनका उपयोग किया जाने लगा? जैस्पर, चर्ट और फ्लेंट का। जैस्पर, चर्ट, फ्लेंट आदि पत्थर अब प्रयुक्त होने लगे। इसी मध्य पुरापाषाण काल को ही फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमने यहां बताया था। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण ही इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यानी फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब फलक उपकरण क्या है? फलक उपकरण पत्थर का एक उपकरण है। यानी जो फलक उपकरण है पत्थरों का एक प्रकार का उपकरण है जिससे शिकार किया जाता था, उसका नाम क्या था? फलक। क्या नाम था? फलक। यानी फलक उपकरण पत्थरों का एक प्रकार का क्या है? उपकरण है। इसके जो मुख्य औजार थे मध्य पुरापाषाण काल यानी फलक संस्कृति के जो मुख्य औजार थे वो थे फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी। कौन कौन? फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी। ये मुख्य औजार थे जिससे मानव शिकार करता था और शिकार करके अपना भरण पोषण करता था, अपना जीवन निर्वाह करता था। ये कौन कौन से औजार थे मुख्य? फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी। कुत्ते को पालतू बनाया गया। पहली बार कुत्ते को पालतू कब बनाया गया? जो आज भी मानव द्वारा पालतू जो जानवर है सबसे ज्यादा अगर वफादार माना जाता है तो वो कुत्ता है। आपको ये मालूम है कि जितने भी जानवर हैं सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को बनाया। तो कुत्ते को जब पालतू उसने बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि जब वो शिकार करता था तो वही कुत्ता उसका साथ देता था और उसको शिकार करने में कुत्ते बड़ी सहायता करते थे। इससे उसका काम आसानी से हो जाता था। तो उसकी जरूरत भी थी उस समय कुत्ते की। तो कुत्ते को पहली बार पालतू पशु के रूप में कब बनाया गया, कब माना गया? या कुत्ते को पहली बार पालतू पशु का रूप कब दिया गया? तो दिया गया मध्य पुरापाषाण काल यानी फलक संस्कृति के अंतर्गत। तो यहां से प्रश्न आता है कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू पशु के रूप में कब अपनाया गया? मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु कब बनाया? तो वो काल है मध्य पुरापाषाण काल। यानी पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो मध्य पुरापाषाण काल है जिसे फलक संस्कृति कहा जाता है, उसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। श्रृंगार साधनों का उपयोग भी किया गया। आज भी श्रृंगार साधनों का उपयोग किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो पहली बार श्रृंगार साधनों का उपयोग कब किया जाता है? मध्य पुरापाषाण काल में किया जाता है। यानी श्रृंगार साधनों का जो आज के बड़े पैमाने पर, आज के समय में जो बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, ये आज की देन नहीं है या कुछ वर्षों की देन नहीं है, ये लाखों हजारों साल पहले की देन है। आप सोचिए कि जब मानव खेती करना नहीं जानता था तो श्रृंगार करना जानता था। जब मानव एक जगह स्थिर होके नहीं रहता था, यानी वह दिन भर भटकता रहता था शिकार की तलाश में, तो वह श्रृंगार करने लगा था। तो श्रृंगार साधनों का उपयोग कब किया गया? मध्य पुरापाषाण काल में किया गया। तो निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल की चर्चा के बाद अब पहुंचते हैं हम उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल, इसमें जो उपकरण होते थे, जो मानव के द्वारा शिकार करने के लिए जो उपकरण उसके पास थे, वो उपकरण थे ब्लेड की तरह धारदार। कैसे थे? ब्लेड की तरह धारदार। जैसे आज के समय में ब्लेड होता है, धारदार होता है, वैसे ही उस समय का यानी उच्च पुरापाषाण काल का जो मानव था, जो उसके पत्थरों के औजार होते थे बिल्कुल धारदार होते थे। और कैसे धारदार होते थे? ब्लेड की तरह होते थे। तो आप ये देखते हैं कि मानव उत्तरोत्तर क्या करता है, जो उसके औजार हैं पत्थरों के, उसमें बहुत सुधार करता है। जहां पहली बार जो पुरापाषाण काल के ही अंतर्गत पूर्व पुरापाषाण काल था, इसके जो औजार होते थे वो बेडौल होते थे, भद्दे होते थे। यानी उसको वो ज्ञान ही नहीं था कि औजार बनाया कैसे जाएगा, किसी तरह वो बन जाते थे और किसी तरह वह शिकार करके अपना काम करता था। लेकिन यही तो बुद्धि है, यही तो विवेक है। जैसे जैसे उसका उपयोग होता गया, जैसे जैसे वह
पत्थरों का उपयोग करता रहा, वैसे वैसे उसमें विकास भी होता रहा और आज समय आ गया इन उच्च पुरापाषाण काल में उसके जो औजार है, जो उपकरण है, वो ब्लेड की तरह धारदार है। यानी उच्च पुरापाषाण काल की विशेषताओं में दो विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो विशेषताएं हैं नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव, जो आज का मानव है, होमो सेपियंस का उदय होता है। जो आज का मानव है, यानी हम लोग जो हैं होमो सेपियंस मानव, इसका उदय किस काल में होता है? तो वह होता है पुरापाषाण काल के अंतर्गत उच्च पुरापाषाण काल में। इसमें उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो पुरापाषाण काल का काल है उसको तीन भागों में बांटा गया: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इन तीनों कालों में जो इसकी विशेषताएं थी, जो इसके औजार थे, मानव के द्वारा जो उपयोग किए जाते थे औजारों के उपयोग के आधार पे इनकी जो विशेषताएं थी, उन पर हमने आपके साथ विचार किया और इस पर प्रकाश डाला। उम्मीद है कि आपको पाषाण काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल की समझ बेहतर हुई होगी। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद।